हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्री मंत्रा में चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज का अपना टॉपिक है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये टॉपिक सभी एग्रीकल्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो देखते हैं। मैन्योर्स आर डिफाइंड एज अ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट विच आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स और जानवरों का जो वेस्ट होता है उसे हम प्लांट्स के पोषक तत्व के साधन समझकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसे मैन्योर कहा जाता है। तो देखिए, मैन्योर सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स सप्लाई होते हैं एंड प्रोवाइड्स ऑर्गेनिक मैटर इन लार्ज क्वांटिटीज। इसका मतलब होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादा तो मिलते नहीं है, पर ऑर्गेनिक मैटर अच्छा खासा मिल जाता है। तो उसके कुछ टाइप्स है मैन्योर्स के। एक है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में contain small percentage of nutrients and they are applied in large quantities। देखिए, न्यूट्रिएंट का अमाउंट कम होता है पर अप्लीकेशन रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि कम न्यूट्रिएंट होने के कारण ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है। इसके इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि फार्म एड मैन्योर। इट रेफर्स टू द decomposed mixture of dung and urine of farm animals along with litter and leftover material from roughages fed to cattle। सब मिक्सचर होता है इसमें, डंग, यूरिन फार्म एनिमल्स का, बाद में जो जो भी फार्म में जो कचरा होता है अपना, जो रेसिड्यूज होता है वो सब यूज़ होता है फार्म एड मैन्योर में। इट कंटेन 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% फॉस्फोरस एंड 0.5% पोटैश। इट शुड बी अप्लाइड 15 days बिफोर सोइंग टू अवॉइड इमोबलाइजेशन। देखिए, 15 days पहले अप्लाई करना पड़ता है, ताकि जो डिकम्पोजिशन का वक्त होता है उसके वक्त जो इमोबलाइजेशन होता है, यानी थोड़े दिन के लिए वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो अनअवेलेबल हो जाते हैं, तो उसको टालने के लिए 15 days पहले सोइंग के ये करना पड़ता है एप्लीकेशन। ठीक है। नेक्स्ट है कंपोस्ट। कंपोस्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग वेजिटेबल्स एंड एनिमल रेफ्यूज एक्सेप्ट डंग टू क्विकली यूटिलाइजेबल कंडीशन फॉर इम्प्रूविंग एंड मेंटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी। देखिए, ये तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैन्योरिंग का, कि इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी। पर ये जो डिफरेंस है एफआईएम और कंपोस्ट में का, ये सिर्फ इतना है कि कंपोस्ट में डंग नहीं होता है, एक्सेप्ट डंग बाकी सब होता है। ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों में का। व्हेन सुपर फॉस्फेट इज यूज्ड इट इज़ कॉल्ड एज सुपर कंपोस्ट। देखिए, सिंगल सुपर फॉस्फेट जैसे एसएसपी बोलते हैं, वो अगर यूज़ किया है कंपोस्ट बनाते बनाते वक्त, तो उसे सुपर कंपोस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर यूज इट इज़ कॉल्ड अजो कंपोस्ट। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, अजोस्पिरिलम, ये अगर यूज़ किए रहे तो उसे अजो कंपोस्ट कहा जाता है। द कंपोस्ट मेड फ्रॉम वेस्ट ऑफ शुगर केन ट्रैश, पैडी, स्ट्रॉ, वीड्स एंड अदर प्लांट इज कॉल्ड एज फार्म कंपोस्ट। ये फार्म के कुछ जो इंग्रेडिएंट्स और जो रेसिड्यू होते हैं, ये अगर यूज़ किए तो उसे फार्म कंपोस्ट कहा जाता है। बाद में व्हेन प्रिपेयर्ड यूजिंग अर्थवॉर्म इट इज़ कॉल्ड एज वर्मी कंपोस्ट। अगर अर्थवॉर्म का यूज़ किया गया है कंपोस्टिंग के वक्त, तो उसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। अर्थवॉर्म जिन्हें की फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है। अर्थवर्म क्या करते हैं, जो वेस्ट होते हैं उसे खाते हैं, उसे डिकम्पोज करते हैं सिंपलर फॉर्म में, और उसके जो एक्सक्रीटा होता है उनका उनमें छोड़ते हैं, तो उसके कारण जो है वो प्लांट को इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ये इसका मेजर ये है। बाद में वर्मी कंपोस्ट कंटेन्स 3% नाइट्रोजन, 1% फॉस्फोरस एंड 1.5% पोटैश। ये एक इसका जो है न्यूट्रिएंट कंटेंट है। नेक्स्ट है नाइट सॉइल। नाइट सॉइल इज ह्यूमन एक्सक्रीटा बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। ह्यूमन के वेस्ट प्रोडक्ट्स दोनों सॉलिड और लिक्विड होते हैं, वो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं मैन्योर के रूप में। इट कंटेन्स 5.5% नाइट्रोजन, 4% फॉस्फोरस, 4.1% पोटैश। ये इसका न्यूट्रिएंट कंटेंट है। बाद में द डिहाइड्रेशन ऑफ नाइट सॉइल बाय एडमिक्सचर ऑफ एडसॉर्बिंग मटेरियल्स प्रोड्यूसेस पाउडरेट। सुखाने पर इसे पाउडरेट करते हैं। सुखाने के लिए जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मिट्टी, भूसा, चारकोल इत्यादि, ये मटेरियल्स यूज़ करके उसे सुखाकर वो यूज़ किया जाता है, उसे पाउडरेट करते हैं। नेक्स्ट है सीवेज एंड स्लज।
द सॉलिड पोर्शन इन सीवेज इज कॉल्ड स्लज एंड द लिक्विड पोर्शन इज कॉल्ड सीवेज। हम इसे नाला भी कर सकते हैं। नाले का जो पानी होता है उसमें भी कुछ परसेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सॉलिड पोर्शन होता है ठोस वाला उसे स्लज कहते हैं, और जो लिक्विड होता है तरल पोर्शन उसे सीवेज कहते हैं। ये ध्यान में रखिए। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन मैन्योर्स। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। ग्रीन मैन्योर्स, ग्रीन डिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल्स यूज्ड एज मैन्योर्स। जो प्लांट्स के लीव्स, ट्विक्स और कहे पूरा प्लांट के जो पार्ट्स है वो यूज़ करते हैं, उसमें उसे ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं। इसके कारण न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होती है डिकम्पोज होने पर सॉइल में। इसके भी दो टाइप्स है, एक है इन सिटू ग्रीन मैन्योरिंग, दूसरा है ग्रीन लीफ मैन्योरिंग, और उसे एक्सिटू ग्रीन मैन्योरिंग भी कहा जाता है। देखिए इन सिटू ग्रीन मैन्योरिंग, इसमें है ग्रोइंग ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स एंड डिकम्पोज्ड इन द सेम फील्ड। फॉर एग्जांपल सनहेम, ढैंचा, क्लस्टर बीन्स, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। आपने ये इन सिटू वर्ड कहाँ पे सुना होगा, जैसे कि साइंस में कहते हैं इन लेबोरेटरी, यानी इन सिटू। एग्री में कहेंगे इन फील्ड। अपनी लेबोरेटरी फील्ड ही होती है ना। इसमें क्रॉप्स के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेस्बेनिया रोस्टेटा फास्टेस्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप। ये जो है फास्टेस्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है सेस्बेनिया रोस्ट्रेटा। सेस्बेनिया रोस्ट्रेटा एंड एस्टोमिनी अफ्रास्पेरा, ये जो है ये दो क्रॉप स्पीशीज आर द स्टेम नोड्यूलेटिंग ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स। वैसे तो जनरली जो नोड्यूल्स होते हैं वो रूट्स पे होते हैं मैक्सिमम क्रॉप्स में, पर ये जो दो क्रॉप्स है इस पे स्टेम पे होते हैं। ये ध्यान में रखिए कि स्टेम नोड्यूलेटिंग क्रॉप्स है ये। नेक्स्ट है ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन लीव्स एंड ट्विक्स ऑफ ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स ग्रोन अदर देन दैट ऑफ फील्ड। देखिए फील्ड के बाहर से प्लांट मटेरियल्स लाकर फील्ड में इनकॉर्पोरेट करना उसे ग्रीन लीफ मैन्योरिंग कहते हैं। इसमें जनरली नीम, महुआ, वाइल्ड इंडिगो, ग्लायरिसीडिया, करंज, सुबबुल, ये ट्रीज के लीव्स लाकर फील्ड में इनकॉर्पोरेट करते हैं। ये जो मेन आपके एग्जांपल्स बताया मैंने, इनका साइंटिफिक नेम भी याद कर लेना, क्योंकि कुछ एग्जाम में ऑप्शन में साइंटिफिक नेम देते हैं, वहाँ पे बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। इन सिटू ग्रीन मैन्योरिंग और ग्रीन लीफ मैन्योरिंग, इसमें एक ही फ़र्क है कि जो इन सिटू ग्रीन मैन्योरिंग है उसमें फील्ड में क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं और उसमें ऐड किए जाते हैं, और ग्रीन लीफ मैन्योरिंग में बाहर से क्रॉप्स के जो प्लांट के ट्विक्स, जो लीव्स होते हैं वो लाकर इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स। कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैव हाई न्यूट्रिएंट्स देन बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स। न्यूट्रिएंट कंटेंट हाई होता है जिसके कारण एप्लीकेशन रेट भी इनका कम होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बर्ड गोआनो, रॉ बोन मील, स्टीम बोन मील, ब्लड मील। इनके कुछ परसेंटेज दिए हैं। रॉ बोन मील में 25% तक फॉस्फोरस होता है, बाद में स्टीम में 30% तक होता है, ब्लड मिल में नाइट्रोजन होता है 20% तक, बाद में ईडेबल ऑयल केक्स होते हैं कुछ जो यूज़ कर सकते हैं हम ऑर्गेनिक मैन्योर करके, जैसे कि सनफ्लावर केक, ग्राउंडनट केक, कॉटन सीड केक। इसमें से नाइट्रोजन मिलता है, अलग अलग परसेंट है यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्टिलाइजर्स आर द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन which are added to soil to supply certain elements essential to the growth of plants। फर्टिलाइजर ये वर्ड सुना तो बहुत जनों को ऐसा लगता है कि इनऑर्गेनिक पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी होते हैं, जैसे कि यूरिया। अब आप पूछेंगे कि ऑर्गेनिक कैसे, तो देखिए जिन भी कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसे कि यूरिया का फॉर्मूला देखिए NH2CO NH2, इसमें C होने के कारण, कार्बन होने के कारण ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया। ये ध्यान में रखिएगा। फर्टिलाइजर ग्रेड refers to the guaranteed analysis of its plant nutrients, for example NPK 19:19:19। यानी अगर 100 kg फर्टिलाइजर है तो उसमें 19 kg नाइट्रोजन, 19 kg फॉस्फोरस और 19 kg पोटेशियम, ये ऐसे प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है रेशो, फर्टिलाइजर रेशो।
ग्रेड और रेशो में डिफरेंस देखिए, रेफर्स टू द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ NPK. फॉर एग्जाम्पल रेशो ऑफ फर्टिलाइजर प्रेजेंट 2:1:1, यानी 100 kg बैग रही एखादी फर्टिलाइजर की, तो उसमें 40 kg नाइट्रोजन, 20 kg फॉस्फोरस, 20 kg पोटेशियम प्रेजेंट होंगे, तो इसको रेशो में बोला जाए तो 2:1:1 होता है। ये इसका डिफरेंस है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। स्टेट फर्टिलाइजर विच सप्लाई ओनली वन प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स नेमली NPK, एग्जाम्पल यूरिया, 46% नाइट्रोजन होता है इसमें, ओनली वन प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स में NPK आता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर विच कंटेन्स 2 or 3 प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स ऑफ विच 2 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स आर इन केमिकल कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जाम्पल DAP, 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस। इसमें 2 से ज़्यादा होते हैं, इसे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहा जाता है। नेक्स्ट है मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर फिजिकल मिक्सचर्स ऑफ स्टेट फर्टिलाइजर। स्टेट फर्टिलाइजर्स को अगर दो स्टेट फर्टिलाइजर को मिक्स करके अगर कोई फर्टिलाइजर बनता है तो उसे मिक्स फर्टिलाइजर कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है 19:19:19। नेक्स्ट है कंप्लीट फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर कंटेनिंग ऑल 3 प्राइमरी मेजर न्यूट्रिएंट्स, उसे NPK कहा जाता है। ये अगर कंप्लीट प्रेजेंट रहे तो उसे कंप्लीट फर्टिलाइजर्स, अगर उसमें अगर पूरे NPK में से कोई भी एक नहीं रहा तो उसे इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर कहा जाता है। नेक्स्ट है लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर कंटेनिंग लेस देन 25% ऑफ द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल SSP, 16% फॉस्फोरस, सिंगल सुपर फॉस्फेट में 16% फॉस्फोरस होता है, तो ये लो एनालिसिस फर्टिलाइजर है, क्योंकि जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है वो कोई भी एक न्यूट्रिएंट 25% से कम रहा तो लो एनालिसिस फर्टिलाइजर कहा जाता है। नेक्स्ट है हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर कंटेनिंग मोर देन 25% ऑफ द टोटल प्राइमरी न्यूट्रिएंट कंटेंट। देखिए ये हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर है, इनमें 25% से ज़्यादा होना चाहिए जो है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, यानी NPK में से कोई भी 25% के ऊपर अगर रहा तो ये हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है एनहाइड्रस अमोनिया, जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। ये ध्यान में रखिए, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, 82.2% नाइट्रोजन, ये ध्यान में रखिए, एनहाइड्रस अमोनिया। नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स आर सब्सटेंस कंटेनिंग लाइव और लेटेंट स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म which when applied to seed, soil or plant surface colonizes and promotes growth by increasing the supply of nutrients to host plants। देखिए बायो फर्टिलाइजर सीड ट्रीटमेंट, सॉइल ट्रीटमेंट करके आप अप्लीकेशन कर सकते हैं, जिसके कारण जर्मिनेशन प्रॉपर होता है, बाद में ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है और काफ़ी इसके और फ़ायदे भी है। तो ये जो है ये बायो फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो इसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका अपने जर्मिनेशन पे सबसे अच्छा असर गिरता है। जर्मिनेशन के पहले हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं इनका जनरली। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजन फिक्सिंग, फॉस्फेट सोलोबलाइजिंग। नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइज़र में सिम्बायोटिक, जिसका एग्जांपल है राइजोबियम। नेक्स्ट है फ्री लिविंग, जिसका एग्जांपल है अजोटोबैक्टर, बिजरिंकिया, क्लोस्ट्रीडियम। एसोसिएटिव सिम्बायोटिक, जिसका एग्जांपल है अजोस्पिरिलम। ये जो है सभी अजोटोबैक्टर, बिजरिंकिया, ये जो सभी है इनका सभी ये बैक्टीरिया है, ये ध्यान में रखिए। इनमें से जो क्लोस्ट्रीडियम है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, बाकी सब ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। इनकी लिविंग के हिसाब से, यानी इनका जो इंटरेक्शन होता है होस्ट के साथ, संबंध होता है होस्ट के साथ, इसके आधार पर इन्हें क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि सिम्बायोटिक, फ्री लिविंग, एसोसिएटिव सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग यानी इन्हें नेसेसरी नहीं होता है कि कोई होस्ट रहे। सिम्बायोटिक यानी अगर ये होस्ट रहा तो ही ये काम करते हैं अपना, ये ऐसे इसका क्लासिफिकेशन है। ये एग्जांपल ध्यान में रखिए, फ्री लिविंग, सिम्बायोटिक। ये राइजोबियम जनरली लेग्यूमिनस क्रॉप्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फॉस्फेट सोलोबलाइजिंग, इसका एग्जांपल है माइकोराइजा, अस्परजिलस। ये सब एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। कौन से क्रॉप्स के लिए कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज़ होता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइजोबियम लेग्यूमिनस के लिए, अजोटोबैक्टर जैसे कि वीट मेज के लिए, सॉर्गम के लिए अजोस्पिरिलम, ऐसे कुछ कुछ एग्जांपल्स है।
तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कोई भी डाउट अगर रहा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एग्री मंत्रा से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।